Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is chemical reactions of haloarenes. We have already discussed about the chemical reactions of haloalkanes on mostly three topics: nucleophilic substitution reactions, elimination reactions, third reactions with the metal. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स में हमने मोस्टली तीन चीज़ों पे फोकस किया था। कौन कौन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, इलिमिनेशंस रिएक्शंस और थर्ड हमारा रिएक्शन था रिएक्शंस विथ मेटल। तो केमिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स में पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब उसी प्रॉपर्टी को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरेन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स हमने बता दिया, अब हमको क्या बताना है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरेन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरेन्स में फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक। किसका न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ हैलोएरेन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द हैलोएरेन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द हैलोएरेन्स। हैलोएल्केन्स में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, अगर वह किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है, प्लस NU या एल्किल ग्रुप है, हाइलोजन ग्रुप है, हैलाइड है, तो यह इस पे इजीली अटैक कर सकता है। थोड़ी सी डिफरेंस क्या है कि जब हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ताकि वह वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर सके। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर, ताकि वह वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर सके। तो उस टाइप के रिएक्शन को, प्राइमरी एल्किल हैलाइड के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफाइल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों बोलते थे? क्योंकि रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रहा था रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कौन सा? एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल के, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। और उस केस में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्गर होता था और वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया था। यहाँ पे हम लिख सकते थे RNU एंड प्लस X पर -4। यहाँ हमारे पास टर्शियरी एल्किल हैलाइड था R3CX प्लस NU। तो इसमें हम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना का जरूरत नहीं था। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो या ना हो उसे जरूरत हमको नहीं था। वीकर न्यूक्लियोफाइल होता था तभी भी हमारा टर्शियरी एल्किल हैलाइड के में काम चल सकता था, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा था टर्शियरी एल्किल हैलाइड में, उसको जल्दी था रिएक्शन करने के लिए, और वह उसमें रिएक्शन 2 स्टेप में होता था। एक बार टर्शियरी एल्किल हैलाइड में हाइलोजन हटता था तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता था और वीकर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके हमारा रिएक्शन कंप्लीट कर देता था। जैसे R3CNU प्लस X पर -4। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि चाहे वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो या हमारा टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो, ये तो हमारा सिंपल एल्किल हैलाइड है, इसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड मत सोचिएगा कि सर लिखे हैं, बात कर रहे हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे, और यह है हमारा सिंपल एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें कार्बन आया था तब ना एक प्राइमरी एल्किल ग्रुप जुड़ा होता। तो हमारे कहने का मतलब अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो, टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो, दोनों की बात कर रहे हैं, अगर उसमें न्यूक्लियोफाइल आता है और वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है, SN2 के केस में वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है,
टर्शियरी एल्किल हैलाइड के SN1 के रिएक्शन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे वीकर हो स्ट्रांगर, उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करता है, हमेशा एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। तो उसमें हमारा रिएक्शन चल सकता था, मतलब दोनों साइड में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कार्बन और हैलोजन के बिटवीन का बॉन्ड टूटता था और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता था। तो इस टाइप का रिएक्शन क्या एरिल हैलाइड में पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। आंसर हमारा क्या है? नहीं। तो हमारा क्यों नहीं पॉसिबल है, यहां क्वेश्चन बन गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स में हेलो एरिन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितना इजीली हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, उतना ही ड्रेस्टिक कंडीशन में जो एरिल हैलाइड है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। मतलब बहुत रेयर केस में। रेयर केस में क्यों, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो हम ये बता दें कि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों ड्रेस्टिक कंडीशन में दिखाता है, यहाँ बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स में स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, देखिए कि एरिल हैलाइड आर विनाइलिक हैलाइड। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं एरिल हैलाइड, हम साथ में विनाइलिक हैलाइड को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हैलोजन, एरिल हैलाइड में हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। या विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हमारा sp2 है। तो हम दोनों को लेके चलेंगे एक साथ। एरिल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड आर लेस reactive than halo alkanes. Aryl halide or vinylic halide are less reactive than halo alkanes toward nucleophilic substitution reaction. ध्यान दीजिएगा कि एरिल हैलाइड हुआ या विनाइलिक हैलाइड हुआ, दोनों जो हैं हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं किसके प्रति, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। ऐसा क्यों है बेटा कि इनका जो है रिएक्टिविटी, हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत तेजी से हो रहा है, जबकि एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो है रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट हेलो एरिन्स में क्या है, रिजोनेंस बनता है। हेलो एरिन्स में रिजोनेंस बनता है। पहला रिजोनेंस इफेक्ट में देखिए, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ हमारा Cl लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। रिजोनेंस इफेक्ट, और यहां पे हमारा क्या है कि एक एल्किल हैलाइड है RX, यहां पे कोई रिजोनेंस नहीं है। यहां पे हमारा हेलो एल्केन्स के केस में कोई रिजोनेंस नहीं है, लेकिन हेलो एरिन्स में क्या है कि रिजोनेंस है। अब यहां पे थोड़ा सा और हम इसको डीपली समझा दें, या न्यूक्लियोफाइल है या इस पे अटैक किया, इसके कार्बोकैटायन पे यह बॉन्ड टूट रहा है। लेकिन यहां देखिए कि इस क्लोरीन पे जो बेंजीन का रिंग है, उस बेंजीन के रिंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और बेंजीन क्लोरीन पे कितने हैं, 3 लोन पेयर हैं। क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 लोन पेयर हैं। अब Cl अगर यहां से हटता, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल एक लगा दिया, तो क्या यह न्यूक्लियोफाइल इस
कार्बन पे अटैक करके इस Cl को डिस्प्लेस कर सकता है? आंसर नहीं। आंसर क्या है? नहीं। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, इस कार्बन पे अटैक कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? या अटैक करेगा तो होगा क्या कि जो इस कार्बन और Cl के बिटवीन का बांड हो, बांड टूट जाता। अगर यह इस पे अटैक करता तो इस कार्बन और Cl के बिटवीन का जो बांड है क्या होता? टूट जाना चाहिए। वहां पे टूट सकता? टूट नहीं सकता, टूटना चाहिए उसको। जब तक ये Cl नहीं हटेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे हो गया, कैसे एडजस्ट होगा? वहां पे कहां से अटैचमेंट हो पाएगा? तो यह अटैचमेंट होता ही नहीं है। मतलब न तो न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ेगा और न तो Cl यहां से हटेगा। और क्यों नहीं हटेगा? तो ध्यान दीजिए, यह रिजोनेंस दिखाता है। यह Cl एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, यह बांड टूट करके आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी बढ़ गई। तो Cl पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब 2 to 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हमारा हो गया बेंजीन का रिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, एक स्ट्रक्चर मिल गया। पुनः आर्थो का पोजीशन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डोनेट कर देगा, और यह पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा? Cl पे प्लस चार्ज, 2 लोन पेयर डबल बॉन्ड, ठीक है, और पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, पहले से है। या पैरा के पोजीशन वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और या आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर Cl पे प्लस चार्ज। अभी भी यहाँ पे 2 लोन पेयर है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन में, और इस आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यह बॉन्ड जो आर्थो वाले हैं वो पूरा यहाँ पे डोनेट करेगा, यह बॉन्ड टूट करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो मिलेगा क्या हमारा Cl पे 2 to 4 to 6 पहले से ही था। पहले वाले स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे थे, जितने लोन पेयर थे, वो सब लोन पेयर आ गए, और हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप मिल गया। देखो Cl हट में नहीं कर रहा है, यहाँ से बेंजीन के रिंग से Cl जा नहीं रहा है, बेंजीन के रिंग से Cl हट नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बनाता जा रहा है। कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन में डबल बॉन्ड मिलता जा रहा है। तो जब यह हटेगा, इस कार्बन से Cl हटेगा, तब ना इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये हटवा नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिजोनेंस दिखा रहा है। तो रिजोनेंस जब दिखाएगा तो क्या हम कहेंगे कि हेलो एरिंग्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है? नो पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है कि यह पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन में, जिसकी वजह से का बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या यहां से हटेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कैसे करेगा? तो हम कहेंगे कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला रीजन तो हमारा ये मिल गया, रिजोनेंस दिखा रहा है। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन क्या है? अब इसमें क्या था? देखो इसमें R और X के बिटवीन में जो बांड था वो बांड टूट जा रहा था, क्योंकि यहां रिजोनेंस है नहीं। एल्किल हेलो एल्केन्स के केस में R और X के बिटवीन में बांड सिंगल है। क्यों सिंगल है? क्योंकि यहां रिजोनेंस है नहीं। जब रिजोनेंस नहीं है, जब रिजोनेंस नहीं है तो यह बांड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करके RNU प्लस, यानी समझ रहा है ना? पता चला यानी समझ में आ ही नहीं रहा है, यानी लिखते जा रहे हैं। यानी मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो यह RNU बना दिया और X यहाँ से बाहर चला गया। तो यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा रिजोनेंस है। तो जब रिजोनेंस है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन क्या बताता है? हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। हाइब्रिडाइजेशंस यहाँ लिखेंगे differences in hybridization, differences in hybridizations of the carbon atom
differences in hybridizations of the carbon atom in CX bond। यहाँ भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ जान लीजिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती है तो सब कुछ आती है, नहीं आती है तो कुछ नहीं आती है। डिफरेंसेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ बना रहे हैं। यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है। 3 अल्टरनेट बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड, ये Cl हो गया। और यहाँ पे हमने लिखा कि इसको हम बना दे रहे हैं टेट्रा वैलेंसी के फॉर्म में, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे हो गया हमारा एक R जुट गया और यहाँ पे हमारा X 2 प्लेन पे और एक प्लेन से आगे की साइड में आ रहा है, ठीक है, एक प्लेन से आगे जा रहा है और यह प्लेन से पीछे आ रहा है। यह हमारा हेलो एल्केन्स है। हेलो एल्केन्स अगर फर्स्ट ईयर में आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप जाइए फर्स्ट ईयर का बुक उठाइए और पढ़िए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाया जाता है। और इसको बोलते हैं हम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स देखो यहाँ पे कर डिफरेंसेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम CX बॉन्ड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुटा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। दूसरी बात कि यह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। किस कार्बन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है या हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इसी बात को हम कह रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंसेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। यह कार्बन और X के बॉन्ड का नेचर या कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड का नेचर, इंतर क्या है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ध्यान दीजिएगा, तो जब sp2 करेक्टर होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, तो X की करेक्टर होती है 33% होती है और sp3 के केस में X का करेक्टर 25% होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब X की करेक्टर बढ़ती है, X की करेक्टर जब बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। उस कार्बन की X की करेक्टर जब बढ़ेगा तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वह कार्बन जिसके द्वारा जो हाइड्रोजन जो अटैचमेंट है उस हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ टाइटली होल्ड करेगा, उसको टाइटली होल्ड करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि इस कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, 169 pm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169 pm। जबकि यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है और sp3 में X की करेक्टर 25% है। X की करेक्टर कितना है, 25% है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और पूरी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो यह कार्बन इस हाइड्रोजन को पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। होता कितना है, 177 pm। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया है। नहीं तो तुम सोचो सर जो भी समझ में आता है लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसकी बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड 177 pm हो गया। और इसमें क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड 169 pm हो गया। इनका बॉन्ड का लेंथ 169 pm का होना, इनके बॉन्ड का लेंथ 177 pm का होना डिपेंड किसके कर रहा है, इसके हाइब्रिडाइजेशन पे, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे।
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो गया तो कौन बॉन्ड टूटेगा इजीली बेटा? तो आंसर है बड़ा बॉन्ड, जो लॉन्गर बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। अब यह इजीली टूट सकता है, इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो इजीली ये टूट जाएगा, और इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है। लेकिन इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड छोटा हो गया, बॉन्ड की लेंथ छोटा हो गया और इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो Cl इजीली हटेगा नहीं, Cl जो है वहां से डिस्प्लेस नहीं हो सकता। इस बेंजीन रिंग से Cl नहीं जा सकता, इस बेंजीन रिंग से Br नहीं जा सकता, इस बेंजीन से I नहीं हट सकता। मतलब एरिल हैलाइड के बिटवीन्स में हाइड्रोजन और कार्बन के बिटवीन्स में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, और इस बॉन्ड की मजबूती के लिए रिस्पांसिबिलिटी कौन है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और वह बॉन्ड को, वह सी हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करता रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, तो पहला रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, दूसरा डिफरेंसेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन CX बॉन्ड की वजह से। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आता है, इसी पे समझा दे रहे हैं, चल बनाई के समझा दे रहे हैं नया सीरीज। तीसरा आता है पोलरिटी। पोलरिटी भी एक फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरेंस में होने नहीं देता है। पोलरिटी भी जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कंपोनेंट का, जिसके वजह से जो है हेलो एरेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा नहीं पाता है। कैसे नहीं दिखा पाता है? देखिए यहाँ पे पॉइंट थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। पोलरिटी, पोलरिटी में क्या है? बेंजीन का रिंग है, तीसरा जो है बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुटा हुआ है, और यह हमारा जो है R कार्बन X दो प्लेन पे आ गए, एक प्लेन से बाहर की टाइप में जा रहा है जिसको सॉलिड वेज के फॉर्म में स्ट्रक्चर कर रहे हैं H, ठीक है, और यहाँ भी जो है डैश टाइप के स्ट्रक्चर को हमने रिप्रेजेंट किया H से। देखो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया हमने? sp2 है। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा या बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? इसमें यस की कैरेक्टर कितना है? 25% है। फिर वही बात हम यहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे जो इसके पहले वाले टॉपिक में हम बात किए हैं। यहाँ भी यस की कैरेक्टर कितना है? 33% है। तो इसकी पोलरिटी कम होगी, इसकी पोलरिटी क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो पोलरिटी क्या होगी? कम होगी, और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी वह बॉन्ड इजीली टूटेगा, और जिसकी पोलरिटी कम होती है वो बॉन्ड लेंथ इजीली नहीं टूटता है। तो इसकी पोलरिटी के लिए भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ही इन्वॉल्व है। इस कंपाउंड की पोलरिटी का जो एराइजेज हो रहा है वह एराइजेज किसके कारण हो रहा है? कि जो जिस हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे पोलरिटी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे पोलरिटी कम है, और जहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा है वह कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, और जहाँ पे पोलरिटी कम है वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा। अगला टॉपिक है, तो पोलरिटी भी एक टाइप का फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हेलो एरेंस में पॉसिबल होने नहीं देता है। चौथा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में आप हमको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे। थोड़ा सा हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं,
उस इंडिकेट के द्वारा आप खुद समझ जाएंगे। यह क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे भी जो है बार बार टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर बनाना अच्छा भी नहीं लग रहा है, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको समझ जाइएगा। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यहाँ पे देखो इस हेलो एरिन्स के केस में यह हेलो एरिन्स है, यह हेलो एल्केन्स है। इस हेलो एरिन्स के केस में इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ प्लस न्यूक्लियोफाइल्स अटैकिंग भी दिखा सकते हैं, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं अब प्लस NU, इधर से ही अटैक करा दे रहे हैं, इधर से अटैक न करा करके। यहाँ पे कार्बन को देखिए ऑब्जर्व करिए और यहाँ पे कार्बन को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितना है, बहुत ज़्यादा है। अरे डबल बॉन्ड बनाया है, यह कार्बन यहाँ पे क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे भी डबल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। और जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो CCl के बीटिंग से इतना बड़ा बॉन्ड लेंथ थोड़ा होता है। बॉन्ड लेंथ C कार्बन और क्लोरीन के बीटिंग से बॉन्ड लेंथ छोटा ही है ना, 169 pm ही है ना, इसका कितना है 177 pm है। तो जब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो अट्रैक्शन होगा? आंसर है नहीं, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है या कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन रिच है, या कार्बन भी क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है, इसके पास ही इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और ऊपर से कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ भी छोटा है। तो जब बॉन्ड लेंथ छोटा है तो क्लोरीन पे ऑलरेडी 3 लोन पेयर तो पहले से पड़े हुए हैं और इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पे जो मिलेगा हमको रिपल्सन मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना है, हेलो एल्केन्स के कार्बन में, अगर इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना है तो यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सब इस कार्बन की जितने भी टेट्रावैलेंसी है सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। यह कार्बन जिसके जिसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सबके साथ कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो रिपल्सन कम होगा। और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो इजीली न्यूक्लियोफाइल इसके साथ कंजुगेट नहीं हो सकता, और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यह बेसिक 3 चीजें हैं। एक चीज और आता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन को हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पाई ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर में आता है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन ये 3 चीजें कौन कौन, पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और रिजोनेंस, इस पे मोस्टली फोकस किए हम कि ये 3 चीजें जो है, वैसे तो है 4 टाइप के फैक्टर, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन भी है। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन में क्या है कि जो सेल्फ आयनाइजेशन होने के बाद क्लोरोबेंजीन या विनाइलिक हैलाइड जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, यह पॉजिटिव चार्ज पी ऑर्बिटल का ठीक परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से यह रिजोनेंस को शो नहीं करता है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन मोस्टली 3 टॉपिक पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। किस पे करना है कि रिजोनेंस पे, दूसरा रिजोनेंस के बाद हाइब्रिडाइजेशन पे, तीसरा पोलैरिटी पे और चौथा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पे। 4 पॉइंट मिलते हैं और 4 पॉइंट की वजह से हेलो एरिन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता है। जितना इजीली हेलो एल्केन्स में होता है उतना इजीली हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो भाई बनाएंगे कैसे? मान लीजिए हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस पे Cl जुटा हुआ है और इसको हमको चेंज करना है किसमें, फिनाल में। किसमें चेंज करना है, फिनाल में चेंज करना है। तो इस क्लोरोबेंजीन को अगर फिनाल में बनाना है तो Cl हटेगा तभी तो यहाँ पे OH जुटेगा। तो यह सब एक्टिविटी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि हम
कौन सा कंडीशन अप्लाई करें ताकि हेलो एरेंज में भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। ओके, दैट्स ऑल।